हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमेधा का पति अनिल उसे अपनी ओर खींचता है और बोलता है, अरे तुम तो इतनी अच्छी हो और पिछली बार की तरह तुम इस बार भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी। पिछली बार तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, लेकिन इस बार बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पागल हो गए हो क्या आप? त्योहार तो आते जाते रहते हैं। ऐसे तो आप मुझे व्रत रखने के लिए गिफ्ट देने लग गए तो बस फिर तो हो गया। कोई जरूरत नहीं है मुझे कुछ देने की। ऐसे कैसे कोई जरूरत नहीं है? तुम मेरे लिए पूरे दिन भूखी रहोगी और मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी नहीं दे सकता हूँ क्या? इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है ना कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे दूँ। अच्छा, आपको गिफ्ट देने का भूत चढ़ा है? एक काम करो, मुझे इस बार की अपनी पूरी सैलरी दे देना, ठीक है ना? मेरे लिए वही गिफ्ट होगा। इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो ना। तुम भी ना कैसे बातें करती हो। माँ को देता हूँ मैं सैलरी और तुम्हें भी थोड़े पैसे देता ही हूँ। और गिफ्ट चाहिए तो वो बोलो, ये सब फालतू के गिफ्ट नहीं। जो मांगा वो तो दे नहीं पाए और कुछ मांग लूंगी तो वो जैसे दे ही दोगे। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। अरे पक्का, तुम जो बोलोगी वो दूंगा, भले ही कितना महंगा क्यों ना हो, लेकिन हाँ सैलरी मत मांगना। फालतू के पैसे क्यों खर्च करने हैं? आपको मुझे गिफ्ट ही देना है ना, तो एक काम करो, इस बार आप भी मेरे साथ व्रत रखना। मेरे पहले करवा चौथ के व्रत में तो साथ दिया नहीं, कम से कम दूसरे व्रत में तो साथ दे दो। एक तो मैंने तुम्हारे बारे में ही सोचकर बोला कि गिफ्ट दूंगा, लेकिन तुम तो अलग ही हो। कभी मेरी सैलरी मांग रही हो तो कभी व्रत रखने को बोल रही हो। मैं ही पागल था जो अच्छे से पता था कि तुम कितनी कंजूस हो, फिर भी तुमसे गिफ्ट पूछने आ गया। अनिल इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अनिल का मुंह बन जाने से सुमेधा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने कामों में लग जाती है। सुमेधा रसोई में बर्तन धो रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास सुषमा आती है और सुमेधा से बोलती है, बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, कल कड़वा चौथ है ना, तो उसका सामान लेने तेरे लिए भी ले आऊंगी, ठीक है? और हाँ, तुझे और कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं वो भी ले आऊंगी। माँ जी आप रहने दीजिए, मैं खुद ही अपना सारा सामान देख लूंगी, क्या कमी है और क्या नहीं। अच्छा, मतलब मेरे बेटे के साथ सामान लेने जाना है, तभी बहाना बना रही है। चल कोई बात नहीं, जैसा तुझे ठीक लगे। और हाँ, प्रीति भी इस बार करवा चौथ पर हमारे यहाँ आएगी, ठीक है ना? सुषमा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सुषमा जल्दी उठकर अपनी बहू के लिए सरगी बना रही होती है। बर्तनों की आवाज सुनकर सुमेधा की नींद खुल जाती है और वो रसोई में जाकर देखती है सुषमा को खाना बनाते हुए। तो सुमेधा बोलती है, माँ जी आप ये इतना सब क्यों बना रही हो? मुझे बता देती, मैं उठ जाती, मैं आपकी मदद कर देती ना। बहू, ये मेरा फर्ज है। मेरी सास नहीं है इसलिए मेरी सरगी नहीं मिली, लेकिन तेरी सास तो है ना, इसलिए मैं तेरी सरगी बना रही हूँ और तुझे ये पूरा खत्म करना है, ठीक है ना? माँ जी लेकिन आप बेकार में ही इतना सब बना रही हो। वैसे ही त्योहार पर इतना खर्चा होता है और आप ये सब बनाकर और कर रही हो। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने खीर बना दी ना, मैं वही खा लूंगी और ये फल भी तो रखे हैं वो खा लूंगी। सुबह सुबह पैसे खर्च कर रही हो, इतना बनाकर गैस भी खराब कर दी आपने। बहू, ये ही तो त्योहार होता है जिसमें खर्चा होता है, और ये कौन सा रोज रोज आ रहे हैं? और यहाँ भी तू कंजूसी दिखा रही है। त्योहार में तो रहने दे बहू। यही तो मैं भी बोल रही हूँ, आजकल कंजूसी का जमाना है। आपकी तरह थोड़ी ना कि दोनों हाथों से पैसे लुटा दूं। हमारे घर में तो आप और अनिल जी दोनों को बर्बाद करना ही आता है। अच्छा खासा सब चल रहा होता है, ये त्योहार आ जाते हैं बीच में और खर्चा इतना बढ़ जाता है। आप जाओ कमरे में, अभी टाइम है, सो जाओ। सुमेधा अपनी सास को कुछ बोलने ही नहीं देती और वहाँ से भेज देती है। खीर खाकर सुमेधा अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं और तभी वहाँ उसकी ननद प्रीति भी आ जाती है और वो भी तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सभी तैयार होने चले जाते हैं और पूजा के लिए बाहर आते हैं, लेकिन सुमेधा ने वही पुरानी सी साड़ी पहनी थी और कुछ खास भी तैयार नहीं हुई थी। ये देखकर सुमेधा की ननद प्रीति बोलती है, भाभी, आप तो तैयार होने गई थी ना, और अभी तक तैयार भी नहीं हुई। पूजा का समय होने वाला है। तैयार तो हो गई, अब और कितना तैयार होकर आऊं? बहू, मैंने तुझे नई साड़ी लाकर दे दी है, वो क्यों नहीं पहनी तूने? और तू बोल रही थी कि तू करवा चौथ के लिए खुद ही सामान लाएगी, तो सामान भी नहीं लाई तू अपना। मुझे बोल देती, मैं ही ले आती ना। माँ जी वो इतनी अच्छी साड़ी है,
वो बस पूजा में बैठकर खराब थोड़ी करनी है, कहीं बाहर घूमने जाऊंगी तब पहनूंगी ना। और सारा सामान पिछले साल का ही था, इसलिए क्यों पैसे खराब करने। माँ, कैसी कंजूस बहू लाई हो आप। भाभी, व्रत रखा है आपने तो कम से कम अच्छे से व्रत पूरा तो कर लो। व्रत में कंजूसी क्यों दिखा रही हो। माँ, आपने कुछ समझाया नहीं है क्या भाभी को। सही बोल रही है तू। तुझे इतनी कौन सी कमी है घर में जो तू हद से ज्यादा कंजूसी दिखा रही है। मानती हूँ पैसे बचाना अच्छी बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू हर जगह यही करती रहे। माँ जी, ननद जी, आप दोनों फिजूल का खर्चा करते रहते हो। घर में किसी को कंजूस बनना पड़ेगा ना। और माँ जी, हमें तो वहीं से पैसे बचा कर रखने चाहिए, आगे काम आएंगे ना, परिवार भी तो बढ़ेगा हमारा। भाभी, आप ना अपनी इस कंजूसी को समझदारी का नाम मत दो। परिवार तो सबका ही होता है, लेकिन इस त्योहार के मौके पर भी कंजूसी होना अच्छी बात नहीं है। इसको तो जरा भी शर्म नहीं है। अभी पूजा के लिए मोहल्ले की 4 औरतें भी आएंगी, वो देखेगी मेरी बहू तो मजाक के साथ साथ 4 बातें और बनाएंगी। माँ जी, आप ना खामखा ही परेशान हो रही हो, और बाहर वालों से क्या लेना देना है हमें। उनका तो काम ही होता है बोलने का। हमें कभी परेशानी होगी तब भी वो लोग बोलने का ही काम करेंगे, हमारी मदद नहीं करेंगे। और आप हो कि उनके लिए मुझे सुना रही हो। चलो, अब पूजा के लिए देरी हो रही है। इसको तो बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, पत्थर सर पर मारना है। इसके साथ बात करने से टाइम खराब करने से अच्छा है कि हम पूजा में ही चलते हैं, वही सही रहेगा हमारे लिए। वही तो मैं भी बोल रही हूँ इतनी देर से कि चलो पूजा में चलते हैं, वरना देरी हो जाएगी। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो मुझे पता नहीं किस बात के ताने देने का मन है। चलो अब पूजा में। अपनी सास और ननद की इतनी बात सुनने के बाद भी सुमेधा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो जिस तरह से तैयार हुई होती है वैसे ही करवा चौथ की पूजा के लिए चली जाती है। पूजा में जाने के बाद वहाँ भी औरतें सुमेधा को ही देखने लगती हैं, और एक औरत बोलती है, अरे सुषमा बहन, आपने अपनी बहू को ऐसे ही सादा तैयार कर दिया है क्या। उसको जरा आप बताओ कि ये करवा चौथ की पूजा है। इस पूजा में सुहागन औरतें अपनी पुरानी साड़ी नहीं पहनती हैं, पूरे 16 श्रृंगार करती हैं। तेरी बहू की तरह नहीं कि मुंह उठाकर इतनी बड़ी पूजा में आ जाए। हो गई तसल्ली। मैं तुझे अपना ही समझ रही थी, लेकिन तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आई ना। ले, अब सबकी बातें सुन, तभी तुझे समझ आएगा कि ये त्योहार नहीं बल्कि सुहागन औरतों के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। इसमें परेशानी क्या है। मैंने पहले के कपड़े पहन लिए, सामान ले लिया, तो क्या हो गया। अब त्योहार ही तो है, लेकिन इस त्योहार के लिए पैसे लुटाना जरूरी थोड़ी ना है। सुमेधा की बात सुनकर वहीं पर खड़ी दूसरी औरत बोलती है, थोड़ी तो शर्म कर ले। अपनी कंजूसी को पैसे बचाने का नाम मत दे। तुझे पता भी है इस त्योहार की कितनी मान्यता है। ये त्योहार पति की लंबी उम्र के लिए होता है, और पूरे 16 श्रृंगार करते हैं इस व्रत में। और तू है कि अपनी कंजूसी के चलते ऐसे ही आ गई। चलो बहनों, हम पूजा करते हैं। सब पूजा करने लगती हैं। पूजा करने के बाद सुषमा, सुमेधा और प्रीति दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सुमेधा सबसे बोलती है, माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आज आस पड़ोस की औरतों की बातें सुनी। मैंने इतने बड़े त्योहार को बस कंजूसी के चलते खराब जाने दे रही थी। लेकिन आप देखना, मैं शाम की पूजा में कोई कमी नहीं रखूंगी। बहू, यही तो हम तुझे कब से समझाना चाह रहे थे, लेकिन अब तुझे समझ आ गया है, तो यही बहुत है हमारे लिए। और हाँ, रात की पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुमेधा को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी भी मांगती है। कंजूसी करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कि त्योहारों की मान्यता ही भूल जाओ। रिधि अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है, और टीवी पर मैगी का प्रचार देखकर वो खुद से बोलती है, क्या यार, बार बार मेरे सामने ये मैगी क्यों आ जाती है। इसे देखते ही मेरी चटोरी जुबान मुझसे मैगी मांगने लगती है। रिधि जल्दी से किचन में जाती है और अपने लिए 2 पैकेट मैगी बनाकर हॉल में बैठकर आराम से खाने लगती है। उसको मैगी खाता देखकर उसकी सास सीता उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे जितना घर में राशन नहीं आता उससे ज्यादा तो मैगी आ जाती है, जिसे तुम महीना खत्म होने से पहले ही खा जाती है। क्यों माँ जी, आप तो खामखाए इतना झूठ बोले जा रही हैं। आपके कहने का क्या मतलब है कि इस घर में मैं अकेले ही मैगी खाती हूँ? अकेले नहीं खाती, लेकिन खाती तो सबसे ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा मैं नहीं, बल्कि आपका बेटा निशान खाता है। अरे आज मैंने 2 दिन बाद मैगी खाई है, और निशान जी वो तो रोज ही खाते हैं। अरे तुझसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। जाकर मेरे लिए अब मैगी बना दे, बहुत दिन हो गए मैगी खाए हुए।
आपको भी मैगी खाना पसंद है ना, या फिर मैं खाती हूँ इसलिए आप भी मैगी खाती हैं? अरे मुंह बंद कर, समझी? तेरे यहाँ आने से पहले मैं मैगी खा रही हूँ, उल्टा यहाँ आकर तूने मैगी खानी शुरू की है। जा रही हूँ मैं अपनी मैगी खत्म करके। इतना बोलकर रिधि अपनी मैगी खत्म करके फिर से किचन में जाती है और अपनी सास और अपने लिए फिर से मैगी बना कर लाती है। उसको फिर से मैगी खाता देखकर सीता उससे बोलती है, क्यों री करमजली, अभी तो तूने मैगी खाई थी और फिर से लेकर बैठ गई। हाँ मुझे पता है, क्योंकि आप तो मुझे मैगी देती नहीं बल्कि मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर खाती, इसीलिए मैंने थोड़ी सी अपने लिए बना ली। नास पीटी, तेरा बस चले ना तो मैगी बनने वाली फैक्ट्री में जाकर वहाँ की मैगी को भी एक ही दिन में चट कर जाएगी। माँ जी, अपनी तरह ना मुझे हफ्सी मत समझो। मेरा और निशांत का पेट तो मैगी से भर जाता है, लेकिन आपका नहीं भरता, इसीलिए जल्दी बताइए कि रात के खाने में क्या बनाऊं। करमजली, मैं तेरी सास हूँ, थोड़ा इज्जत से बात करना सीख जा। और हाँ, खाने में वो बनाना जो मुझे पसंद है। अपनी बहू को ऑर्डर देकर सीता मैगी लेकर अपने रूम में जाती है और मैगी खाने लगती है। रिधि भी अपनी मैगी खत्म करके खाना बनाने लग जाती है। रात को निशांत ऑफिस से घर आता है, जिसके बाद वो फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और खाते हुए रिधि से बोलता है, रिधि, आज तुम्हारा फास्ट है क्या? आज मेरा किस चीज का फास्ट होगा? आज कुछ है नहीं ना? मैंने तो इसीलिए पूछा क्योंकि आज तुम खाने के लिए नहीं बैठी। अरे खाना किस पेट में खाएगी, शाम से मैगी ही ठूस रही है, अब जगह थोड़ी ना होगी तेरे पेट में जो तू खाना खा पाए। माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने अकेले ही मैगी खाई थी, आपने तो खाई ही नहीं। चुप करो आप दोनों, जब देखो बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देती हो। थोड़ी खाई हो या ज्यादा, आप दोनों ने खा ली ना मैगी? हाँ तो अब मेरी बारी है, अब मैं खाऊंगा। तो रिधि, मेरे लिए मैगी बना कर ले आना। अरे मैगी होगी तब तो तुझे देगी ना, सारी मैगी तो खुद ही खा गई। आप दोनों ने मिलकर सारी मैगी खत्म कर दी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी मैगी खानी है, मतलब खानी है। इतना बोलकर निशांत बच्चों की तरह गुस्सा हो जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन भी निशांत बिना कुछ खाए ही गुस्से में ऑफिस चला जाता है। उसकी ये नाराजगी देखकर सीता और रिधि मार्केट जाकर मैगी लेकर आती है। रिधि निशांत को मनाने के लिए YouTube पर मम्मा टीवी देखकर मैगी वाली बहू देखती है, जिसमें वो देखती है कि परी अपने ससुराल वालों के लिए भी कभी मैगी के पकोड़े तो कभी मैगी का पिज्जा बनाया करती। ये सब देखकर रिधि खुद से बोलती है, मैगी की इतनी सारी डिश बनती है, मुझे तो पता ही नहीं था। एक काम करती हूँ, आज मैं भी परी की तरह निशांत जी के लिए मैगी के पकौड़े और पिज्जा बना देती हूँ, इससे वो भी खुश और मैं डबल खुश। रिधि जल्दी से किचन में जाकर मैगी के पकोड़े और पिज्जा की रेसिपी देखकर सबके लिए डिनर में मैगी के पकोड़े और पिज्जा बनाकर लाती है, जिसे खाते ही सीता रिधि से बोलती है, क्या बात है, आज के पकोड़े और पिज्जा में तो कुछ अलग ही स्वाद है, ऐसा क्या डाल दिया तूने? मुझे मनाने के लिए इतना सब कुछ बना लिया तुमने, पर तुमसे मैगी नहीं बनाई गई। अरे निशांत जी, नाराज क्यों होते हो? आज तो मैंने पूरा डिनर मैगी का बनाया है। ये देखो, मैगी पकौड़ा, मैगी पिज्जा, मैगी समोसे। क्या ये सब मैगी से बने हैं? तभी मैं कहूँ, खाने का स्वाद इतना लाजवाब क्यों लग रहा है? निशांत जी, आप मुझसे अब भी गुस्सा है? अरे गुस्सा हो तुमसे तुम्हारे दुश्मन, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। आ जाओ, सब साथ में खाते हैं। सब साथ में खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और रिधि किचन में जाकर थोड़ी मैगी अपने लिए और बनाती है, जिसके बाद में रूम में जाकर वो निशांत से बोलती है, निशांत जी, ये देखिए, मैं हमारे लिए मैगी बना कर लाई हूँ, चलिए मूवी देखते हैं और मैगी खाते हैं। ये बोलकर दोनों मूवी देखते हुए मैगी खाने लगते हैं, जहाँ निशांत पूरे ध्यान से टीवी देखते हुए थोड़ी थोड़ी मैगी खा रहा था। तो वहीं रिधि निशांत को देख देखकर सारी मैगी खा जाती है। मैगी खत्म होने के बाद निशांत रिधि से बोलता है, रिधि, ये क्या है, तुमने सारी मैगी खत्म कर दी? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सारी मैगी मैंने ही खा ली? अरे हम दोनों खा रहे थे ना, अगर खत्म हुई है तो हम दोनों ने बराबर की खाई है। पर मेरा पूरा फोकस टीवी पर था और मैं थोड़ा थोड़ा खा रहा था। हम दोनों शेयर करके खा रहे थे ना, फिर तुमने मौका देखकर सारा क्यों फिनिश किया? मैंने भी शेयर किया था, तो प्लीज मुझे घूरो मत। गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। निशांत के गुस्से से बचने के लिए
रिधि बात घुमाकर सो जाती है और अगले दिन निशांत के लंच बॉक्स में मैगी पैक करके दे देती है और खुद घर का सारा काम खत्म करके फोन में व्लॉग देखने लगती है, जिसमें वो देखती है कि एक लड़की 30 सेकंड का टाइमर लगाकर स्पाइसी मैगी खत्म करती है। ये देखकर रिधि भी किचन में जाकर मैगी बनाती है और उसमें हर तरह के चिल्ली सॉस डालकर 30 सेकंड का टाइमर लगा लेती है और अपनी सास को बुलाकर उससे बोलती है, ये देखिए माँ जी, एक्स्ट्रा स्पाइसी मैगी, बस आप देखते जाना कैसे मैं 30 सेकंड के अंदर इसे पूरा खत्म करती हूँ। बहू रानी, फेंकना उतना ही चाहिए जितना कि सामने वाला लपेट सके। इतनी सारी मैगी, वो भी एक्स्ट्रा स्पाइसी, तू 30 सेकंड तो क्या 30 मिनट में भी नहीं खा पाएगी। आपको ये सब मजाक लग रहा है? यही सोच रही है ना आप कि मैं ये चैलेंज पूरा नहीं कर सकती? तू ना किसी भी हाल में नहीं कर सकती, इसीलिए अपनी पागलपंती बंद कर और मुझे जाने दे यहाँ से। नहीं माँ जी, अब तो आप 30 सेकंड के बाद जाएंगी जब मैं ये प्लेट खाली कर दूंगी। रिधि जबरदस्ती अपनी सास को रोककर उसके सामने 30 सेकंड के अंदर सारी मैगी खत्म कर देती है। ये सब देखकर सीता भी हैरान हो जाती है, पर इतना स्पाइसी खाकर रिधि का मुंह जलने लगता है। सीता अपनी बहू की बुरी हालत देखकर उसके लिए जल्दी से किचन से पानी लाती है और इसी के साथ कुछ मिठाइयाँ भी लाकर उसे देती है, जिसे खाकर रिधि का मुंह थोड़ा ठीक हो जाता है और वो सीता से बोलती है, मेरी सिंपल मैगी ही अच्छी है, मुझे नहीं खानी ये एक्स्ट्रा स्पाइसी मैगी और ना ही किसी दिखावे के लिए टाइप्स ऑफ मैगी खानी है। हाँ हाँ, चलो लेट ही सही, पर तुझे अक्ल तो आई। स्पाइसी मैगी खाने के बाद रिधि की आंखें और दिमाग दोनों खुल जाते हैं, जिसके बाद वो मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देती है और पहले की तरह अपनी सास और पति से लड़ते झगड़ते सिंपल मैगी खाने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।